ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज नेगेटिव बाइनोमियल एंड ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर चल रहा था हमारा स्टैट्स में, और लास्ट लेक्चर में ये जो सम है एग्जाम्पल 5 इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टाइप के सम जो है वो एग्जाम में आते हैं, प्रैक्टिस करना है इसकी। मैंने वही स्टार्टिंग से ही वही बोल रहा हूँ मैं कि इसमें एग्जाम्पल जो 5-6 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, एग्जाम वाले दिन या एग्जाम के एक दिन पहले अगर वो 5-6 सम्स भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाओ तो ये चैप्टर तो समझो आप आराम से कर पाओगे। तो एग्जाम्पल 5 मैंने करवा दिया। अब पूरे चैप्टर में से एक शॉर्ट सम मेरे को मिला है जो कि अलग है, जिसमें फॉर्मुलाज ऑब्वियसली, जिसमें जो मीन और वेरिएंस की फॉर्मुलाज हैं वो यूज हो रही हैं। तो वो क्वेश्चन नंबर 23 है, टेक्स्ट बुक का सम है, ये एग्जाम्पल नहीं है, टेक्स्ट बुक का सम है। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन ये है कि फॉर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने इतने दिन से मैं सिखा रहा हूं, मीन इज 9, मीन की वैल्यू दी हुई है 9। यहाँ पे मैं इक्वेशन एंटर कर देता हूं, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं इक्वेशन को ताकि क्लियरली दिखे। ठीक है, तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NQ अपॉन P। मीन की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 9। उसके बाद वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू आपको दी हुई है 36। तो वेरिएंस की भी फॉर्मूला जो है वो मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बता दी थी। ओके, वेरिएंस की वैल्यू होती है NQ अपॉन P स्क्वायर। ओके, तो ये NQ अपॉन P स्क्वायर वेरिएंस की वैल्यू हो गई। वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है 36। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड इट्स पैरामीटर्स। अब यहाँ पे पैरामीटर्स उसको ही पता होंगे जिसको प्रॉपर्टीज याद है। चैप्टर के स्टार्टिंग में थ्योरी वाले पेजेस में मैंने जो मेन आपको प्रॉपर्टीज बताई थी वो याद होनी चाहिए। ओके, मैं एक बार वापस से शो कर देता हूँ अगर आपने थ्योरी वाले पेजेस नहीं देखे हैं तो। ठीक है, ध्यान दो, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में पहले पहले दिन पे ही मैंने थ्योरी वाले पेजेस कराए थे। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की ये प्रॉपर्टीज हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में ज्यादा दी हुई है, मैंने इंपॉर्टेंट 4 जो है वो यहाँ पे लिखी है। पैरामीटर्स पहली पहली लाइन ही है ये कि एन और पी जो है वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स होते हैं। मीन की फॉर्मूला होती है NQ अपॉन P एंड वेरिएंस की फॉर्मूला होती है NQ अपॉन P स्क्वायर। एंड फोर्थ पॉइंट ये भी लिखवाई थी मैंने कि वेरिएंस जो है वो मीन से बड़ा होता है, जो कि जस्ट अभी वो दिया भी हुआ है। मीन जो है वो 9 है एंड वेरिएंस जो है वो 36 है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको पैरामीटर्स फाइंड करने हैं, मतलब हमको N और P की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो अभी नीचे आ जाते हैं। इसमें कोई भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं होगी, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। ये मीन और वेरिएंस की फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे मीन में NQ अपॉन P है और वेरिएंस में NQ अपॉन P स्क्वायर है। अब मुझे चाहिए N और P की वैल्यू। ठीक है, N की वैल्यू चाहिए और P की वैल्यू चाहिए, दोनों पैरामीटर्स हैं, ये दोनों वैल्यूज मेरे को चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं वेरिएंस को, ठीक है, मैं वेरिएंस को जो कि बड़ी वैल्यू है, जस्ट मैंने ऊपर भी बताया कि वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन, मैं क्या करूंगा, वेरिएंस को मीन के साथ डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो होगा क्या, मैं पहले बता देता हूँ वर्बली, फिर कैलकुलेशन तो ऑब्वियसली करेंगे ही। तो यहाँ पे NQ है अपॉन में P स्क्वायर है, एंड डिवाइड जब मैं मीन से करूंगा NQ अपॉन P से, तो ये NQ कट हो जाएगा एंड ये P स्क्वायर एंड ये P जो है वो कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P बचेगा। तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारी। अब प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके बता देता हूं। यहाँ पे वेरिएंस डिवाइड बाय मीन, वेरिएंस डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, मतलब वेरिएंस की फॉर्मूला है NQ अपॉन P स्क्वायर डिवाइड बाय NQ अपॉन P। ठीक है, एंड साइड में मैं यहाँ पे वेरिएंस डिवाइड बाय मीन कर नंबर्स जो दिए हुए वो भी डिवाइड कर देता हूँ। तो 36 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे इसको मैं नहीं लिखूंगा अभी, ये वेरिएंस डिवाइड बाय मीन वाली लाइन मैं नहीं लिखूंगा। अब यहाँ पे NQ कैलकुलेशन ध्यान से समझना है, एक एक स्टेप।
यहाँ पे जो एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर है, ओके, वो सेम ही बचेगा, एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर सेम ही बचेगा, और ये डिवाइड का क्या हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो ओके, मैं पहले करके दिखा देता हूं। इस तरीके से करने से थोड़ी मुश्किल आ सकती है, मैं चेक कर लेता हूं फिर भी। तो एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो पी ऊपर चला जाएगा, ओके ओके, मेरे को वापस से करना पड़ेगा, तो ये पी ऊपर चला जाएगा एंड एन क्यू नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे कटाम कटी करने के बाद 1 अपॉन पी का आंसर आएगा, मेरे को 1 अपॉन पी का आंसर नहीं चाहिए, ओके, मेरे को पी का आंसर चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। मैं वापस से कर देता हूँ, ये वापस से मेरे को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कर रहे थे तो हमारा आंसर जो है वो 1 अपॉन पी आ रहा था, मेरे को 1 अपॉन पी की वैल्यू नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ पी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अभी दूसरे तरीके से करेंगे हम लोग, ओके, पहले वेरिएंस डिवाइड बाय मीन कर रहे थे, अभी मीन डिवाइड बाय वेरिएंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इस बार पहले मीन की वैल्यू लिखेंगे, तो मीन की वैल्यू है एन क्यू अपॉन पी डिवाइड बाय वेरिएंस की वैल्यू एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर, ओके, एंड इसके बाद इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी कर देते हैं, ठीक है। अभी वैल्यू जो है वो अच्छी तरह से कैलकुलेट होगी। अब एन क्यू अपॉन पी जो है वो तो अपनी जगह पे ही रहेगा, एंड डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे पी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और जो एन क्यू है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है, अब अच्छी तरह से होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एन क्यू है, नीचे भी एन क्यू है, तो एन क्यू कट, थोड़ी स्पेस पहले बना लेते हैं नीचे कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब ऊपर भी एन क्यू है, नीचे भी एन क्यू है, तो एन क्यू कट, ऊपर पी स्क्वायर है, ओके, नीचे पी है, तो ये एक पी है, ऊपर दो पी, तो दो पी में से एक पी कट जाएगा तो एक पी बचेगा, तो यहाँ पे इसमें से पी की वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे ही मैं जो एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, मीन और वेरिएंस की, उसको भी मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे उसको भी डिवाइड कर लेते हैं, तो उस पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर पी इक्वल्स टू मीन डिवाइड बाय वेरिएंस, तो मतलब 9 डिवाइड बाय 36, तो ये p की वैल्यू आ गई 9 डिवाइड बाय 36, मतलब 9 1 9 एंड 9 4 36, तो ये p की वैल्यू आ गई 1/4। एक बार मैं वापस से अगर एक्सप्लेन करूं फटाफट, ये अलग है सम, यहाँ पे आपको मीन और वेरिएंस की वैल्यू दी हुई है, पैरामीटर्स मतलब n और p की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, मीन को डिवाइड बाय वेरिएंस कर दिया, तो ये मीन डिवाइड बाय वेरिएंस मतलब एन क्यू अपॉन पी डिवाइड बाय एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर, तो डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया, तो एन क्यू अपॉन पी तो सेम ही रहेगा, एन क्यू अपॉन पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन एन क्यू, ओके। फिर एन क्यू कट, पी स्क्वायर एंड ये पी जो है वो कट, यहाँ पे पी बचा, मतलब पी की वैल्यू आ रही है, मीन डिवाइड बाय वेरिएंस मतलब 9/36 करके पी की वैल्यू आ गई 1/4। अब हमको जो दूसरी वैल्यू है एन की वैल्यू, जो दूसरा पैरामीटर है वो फाइंड करना है, तो दूसरा पैरामीटर फाइंड करने के लिए आप ये जो p की वैल्यू है ये या तो मीन की फॉर्मूला में पुट कर दो या तो वेरिएंस की फॉर्मूला में पुट कर दो p की वैल्यू, ओके, तो आपका जो n की वैल्यू है वो आ जाएगी। अच्छा, अब n की वैल्यू फाइंड करने से पहले q की वैल्यू फाइंड करना जरूरी है, q की वैल्यू फाइंड करना इजी है, क्योंकि p की वैल्यू आ गई है, तो q की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 1 माइनस p करके, तो 1 - 1/4 करेंगे, तो यहाँ पे हमारी q की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो ये हमारी q की वैल्यू आ गई 3/4। अब मैं बाकी की जो कैलकुलेशन वो साइड में कर रहा हूँ, आप साइड में नहीं करना, मैं साइड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े, यहाँ पे मैं साइड में एक पार्टीशन बनाऊंगा, ओके, और आप सब कुछ नीचे नीचे ही लिखोगे। हाँ, अब यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं मीन की फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मीन की फॉर्मूला है ये रही, एन क्यू अपॉन पी इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, तो n सेम रहेगा, मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू, ओके, तो
Q की वैल्यू है 3/4 एंड डिवाइड बाय Q की वैल्यू है, ओके, डिवाइड बाय P की वैल्यू है 1/4। अब इसको है ना इस तरीके से जब भी लिखते हैं ना तो कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, इसीलिए जब फ्रैक्शंस अपॉन में होते हैं तो मैं डिवाइड की साइन लगा देता हूँ, तो मेरे को वो ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। यहाँ पे मैं इसको लिखने का अलग तरीका बताऊंगा, और ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एन क्यू है, न्यूमिनेटर में क्या है एन क्यू, तो एन मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 3/4। अब मैं यहाँ पे डिवाइड की साइन लगा दूंगा, ठीक है, डिवाइड की साइन, और जो डिवाइड बाय पी करना है वो मैं लिख दूंगा। तो ये मेरे को ज्यादा एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई में से डिवाइड की साइन में कन्वर्ट करना थोड़ा मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। और एनडीडीएस वाली जो अगर आपको पता है एनडीडीएस का फॉर्मेट, वैसे मेरे को भी पता है, पर मेरे को समझाने में भी एंड मेरे को कैलकुलेट करने में भी इस तरीके से लिखना ज्यादा बेटर लगता है। अगर आपको उस तरीके से करना है जैसे मैंने पहले लिखा था तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इक्वल्स टू में मीन की जो वैल्यू है 9 वो मैंने लिख दी। इसके बाद यहाँ पे n मल्टीप्लाई बाय 3/4 सेम रहेगा, और ये डिवाइड का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4 का हो जाएगा 4/1। अब अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ यहाँ पे मैं लिखूंगा 4 एंड इक्वल्स टू में मैं लिखूंगा 9। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर 4 है एंड ये नीचे 4 है, ऊपर वाला 4 है नीचे वाला 4 कट, तो यहाँ पे बचेगा 3 इंटू एन, 3n इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे जो n है वो अपनी जगह पे ही रहेगा, 9n जो है वो अपनी जगह में ही रहेगा, 9 भी अपनी जगह पे ही रहेगा, 3 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, 9 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। अब यहाँ पे पॉज करके ये सम जो है वो लिख लो, ये अलग सम था, इसमें नॉर्मली हम p की वैल्यू फाइंड करते हैं, ओके, प्रोबेबिलिटी वगैरह फाइंड करते हैं, फॉर्मूला वगैरह लगाते हैं, पर ये सम अलग था इसीलिए मैंने करवा दिया। आई होप आपने पॉज करके अभी तक लिख लिया हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अब हमारा चैप्टर का सेकंड पार्ट है। ओके, ये आपके ऐसे समझ सकते हो कि थ्योरी वाले पेजेस हैं, रूल्स वाले पेजेस हैं। जैसे मैंने नेगेटिव बायनोमियल में सिखाया वैसे ही मैं इसमें भी सिखाऊंगा। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसकी मेन 4 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने ऊपर भी आपको बताई, वैसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, इससे 4 से ज्यादा प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, पर जो सम्स वगैरह में काम आएंगी वही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी है P इज द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में P और N जो है वो पूरे पैरामीटर्स होते हैं, 2 पैरामीटर्स होते हैं, और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ एक ही पैरामीटर है और वो है P। मीन की जो फॉर्मूला है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, मीन की जो फॉर्मूला है वो होती है Q/P। बहुत सिंपल होता है ये, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से इजी होता है। तो P एक पैरामीटर होता है, सिर्फ एक ही पैरामीटर है P। मीन की फॉर्मूला सिंपल है Q/P, मीन की फॉर्मूला बहुत सिंपल है Q/P। वेरिएंस की फॉर्मूला Q/P², और वेरिएंस जो है वो मीन से बड़ा होता है, जैसे मैंने पहले में बताया। ओके, यहाँ पे भी मैंने बता दिया। इसकी मेन फॉर्मूला भी बहुत छोटी है, ठीक है, इसकी मेन फॉर्मूला ये रही Q⁻x मल्टीप्लाई बाय P। ठीक है, Q⁻x मल्टीप्लाई बाय P, P के रेज टू में कुछ भी नहीं है, कॉम्बिनेशन वगैरह भी कुछ भी इसमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे अब P का मतलब, Q का मतलब क्या है वो वैसे तो आपको पता है, पर फिर भी मेरी फॉर्मेलिटी बनती है कि मैं आपको वापस से बताऊं। तो P की जो वैल्यू है उसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, P का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और N का मतलब होता है, यहाँ पे N है नहीं वैसे, पर N का मतलब मैं फिर भी बता देता हूं, नंबर ऑफ सक्सेस। और X का मतलब जो कि यहाँ पे है Q⁻x, ठीक है, X का मतलब होता है नंबर ऑफ फेलियर। ओके, ये आपका जो मैंने पहले बताया था नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, एक बार मैंने वापस बता दिया। फॉर्मूला याद रखो, सिंपल है, ऊपर से इजी फॉर्मूला है इसकी नेगेटिव बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से, कॉम्बिनेशन वगैरह भी नहीं करना है इसमें,
सिंपल फॉर्मूला क्या है, q रेज टू x मल्टीप्लाई बाय p, सिंपल फॉर्मूला। अब यहाँ पे इसका भी एक फॉर्मूला बेस्ड सम है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 24 है, पर ये जैसे मैंने ऊपर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है वो लास्ट में करवाया आपको, ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे ही मैंने लास्ट में करवाया, ओके, वैसे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी पहले मैं नॉर्मल सम्स कराऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, एग्जाम्पल 7 पे आ जाते हैं। ओके, इसमें भी मेन वही बात है, आपको 3-4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लो तो मतलब सारे सम्स आपको आ जाएंगे, आने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सब सम सेम ही है। अच्छा, अब इसमें मेन जो सबसे पहला डाउट होता है स्टूडेंट्स का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला डाउट ये होता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि सम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का है। ओके, हमको कैसे पता चलेगा कि क्या करना है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका एक सिंपल सा फंडा है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा फर्स्ट जो वर्ड है, फर्स्ट शब्द हमेशा यूज होता है। ओके, फर्स्ट शब्द हमेशा यूज होता है। मैंने जितने भी एग्जांपल्स की फोटो डाली है मैं सब दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, आपको पता चल जाना चाहिए कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट हेड, पता चल जाना चाहिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स बोर्न बिफोर द फर्स्ट मेल। ओके, पता चल जाना चाहिए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल 9, find the probability that more than 4 trials will be required before getting first success। तो इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा फर्स्ट जो वर्ड है वो यूज करते हैं, एंड नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट जो शब्द है वो यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट शब्द जो है वो यूज किया हो तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, फर्स्ट जो है वर्ड जो है वो नहीं यूज किया हो तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्टार्ट करते हैं, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे एग्जाम्पल 7, फर्स्ट एग्जाम्पल है, the probability that a person can hit a target in any trial is 0.7। पर्सन टारगेट को हिट कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है, और टारगेट को हिट नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम 1 में से माइनस करेंगे तो 0.3 आएगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट। ओके, यहाँ पे रुक जाओ, मतलब यहाँ पे हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो ये है कि वो टारगेट को हिट करेगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है कि भाई ही विल हिट द टारगेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब P इक्वल्स टू he will hit the target, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब he will not hit the target। ओके, he will not hit the target इक्वल्स टू 0.3। 1 में से माइनस करना है सिर्फ आपको, ठीक है। 1 में से 0.7 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 0.3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपकी हमेशा n की वैल्यू है। इसमें n की वैल्यू फिक्स है, कोई भी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम हो n की वैल्यू फिक्स है 1, क्योंकि हमेशा फर्स्ट ट्रायल में ही हमेशा हिट करने को बोलेंगे। इन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ फोर्थ ट्रायल। अब ये जो फोर्थ ट्रायल है ये आपकी n+x की वैल्यू है। नॉर्मली आपने अगर नेगेटिव बाइनोमियल के सारे सम्स मैंने जो कराए हैं वो ध्यान से समझे हैं तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे आपको पता चल जाना चाहिए कि जो फर्स्ट टाइम है वो n की वैल्यू है, एंड जो फोर्थ ट्रायल है मतलब टोटल 4 ट्रायल्स में पहली बार में हिट हो जाएगा, तो ये n+x की वैल्यू है। n+x की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ये n की वैल्यू 1 है, ये सामने जाके माइनस हो जाएगी 4 में से, 4 - 1 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। बस सिंपल है, वैल्यू आ गई। मेन वही होता है, ये वैल्यूज फाइंड करना आना चाहिए। इसके बाद तो बाकी जो फॉर्मूला है सिंपल सी छोटी सी फॉर्मूला है, भोली सी फॉर्मूला, ठीक है। P ऑफ x इक्वल्स टू q रेज टू x मल्टीप्लाई बाय p, ये इसकी छोटी सी फॉर्मूला है, ठीक है। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, P ऑफ x मतलब P ऑफ 3 इक्वल्स टू q रेज टू x, ठीक है। q की वैल्यू क्या है 0.3, तो 0.3 रेज टू x की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू, तो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 0.7। बस अभी छोटी सी आपको कैलकुलेशन करनी है और आंसर खत्म भी हो जाएगा। तो p ऑफ 3 इक्वल्स टू 0.3 का क्यूब करना है,
0.3 का क्यूब, मतलब 0.3 आप कैलकुलेटर पे ऐसे नहीं कर सकते, कैलकुलेटर पे आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। तो इसका आंसर आ रहा है 0.027 मल्टीप्लाई बाय 0.7। तो इसका फाइनल आंसर P ऑफ 3 इक्वल्स टू 0.027 मल्टीप्लाई बाय 0.7। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसका आंसर आया 0.0189। ओके, ये हमारा आंसर है 0.0189। अप्रोक्सीमेटली आप इसको 0.019 भी समझ सकते हो अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, पॉज करके लिखना जो लोग ऐप पे देख रहे हैं। ठीक है, पॉज करके लिखना, लिखोगे तो ही समझ में आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स तो मैंने करा दिए। सम्स जब तक आप ये सम्स वापस नहीं करोगे, कुछ 3-4 सम्स आप खुद से नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा समझ में, भले जितना भी इजी हो। है इजी बहुत, पर जब तक खुद पेन पेपर लेके नहीं बैठोगे तब तक नहीं आएगा। ओके, ये पॉज करके लिख लिया होगा, आई होप आपने। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 पे आ जाते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड is 0.5. Find the probability of obtaining first head at third trial. Okay. अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपको हेड की दी हुई है 0.5, ऐसे नहीं देते तो भी हमको पता ही है। एक कॉइन टॉस करो, हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ओके, मतलब 0.5। तो यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में भी वही पूछा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट हेड। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब हेड, तो हेड की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 है, मतलब 1/2। एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटी मतलब क्यू की प्रोबेबिलिटी भी 1 में से 0.5 माइनस कर दो तो आंसर 0.5 ही आएगा। टेल्स आने की भी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/5 है, 1/2 है, मतलब 0.5। अब यहाँ पे हमेशा बाय डिफॉल्ट जो n की वैल्यू है वो 1 ही होगी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा आपको यही बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग फर्स्ट हेड। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस आपको दिखा दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट हेड एट द एंड ऑफ थर्ड ट्रायल, मतलब 3 ट्रायल्स के बाद पहले बार में ही हेड्स आ जाना चाहिए। तो जो थर्ड ट्रायल आपको दिया हुआ है ये आपकी n+x की वैल्यू है 3। तो हमको n+x से इस यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी मतलब नहीं है, हमको x की वैल्यू चाहिए सिर्फ। तो x इक्वल्स टू ये 3 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। वैल्यूज आ गई सारी, उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। तो p ऑफ x इक्वल्स टू q रेज टू x मल्टीप्लाई बाय p। ओके, फॉर्मूला लगा दो एंड कैलकुलेशन कर दो, काम हो जाएगा। तो p ऑफ x की जगह पे 2 लिखेंगे इक्वल्स टू q रेज टू x, q की वैल्यू क्या है 0.5, 0.5 रेज टू x, x की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू, तो p की वैल्यू भी 0.5 ही है। इसके बाद आगे p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर, 0.5 रेज टू 2 0.25। अब 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करेंगे, मैं साइड में लिख देता हूँ आंसर, आप एक स्टेप ज्यादा लिखना। तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.5 करके हमारा आंसर आ रहा है 0.125। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, ये मैंने एक बार हाईलाइट कर दिया। ठीक है, पॉज करके लिख लो। ओके, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 10 जो है वो मैं पहले करवा रहा हूँ, वैसे नॉर्मली एग्जाम्पल 9 में करवाना चाहिए, पर मैं एग्जाम्पल 10 जानबूझ के करवा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल 9 जो है वो अलग है। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल 5 आपको करवाया नेगेटिव बाइनोमियल में, एक एग्जाम्पल 9 में इसमें भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इसमें है ऐसा। तो एग्जाम्पल 10 पहले करते हैं, उसके बाद आगे एग्जाम्पल 9 करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। मैं ट्राई करूंगा इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, बार बार नहीं करना पड़े, दूसरा लेक्चर नहीं करना पड़े इसके लिए कंटिन्यू। तो एग्जाम्पल 10 स्टार्ट करते हैं। अज्यूमिंग दैट द प्रोबेबिलिटी दैट अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न टू अ वुमन इज 1/2, मतलब मेल चाइल्ड होगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो फीमेल चाइल्ड होगी इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी।
find the probability that a fourth child born to a woman is first male child. मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है वो मेल चाइल्ड की है, फर्स्ट मेल चाइल्ड की है, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेल चाइल्ड जो है वो n की वैल्यू है, एंड फोर्थ चाइल्ड बॉर्न, ये जो है फोर्थ चाइल्ड बॉर्न, ये हमारी n प्लस एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, p इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड, मैंने MAIL लिख दिया, MALE लिखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड इक्वल्स टू 1/2, तो Q की प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल चाइल्ड इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2। इसके बाद n की वैल्यू ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक सम में बाय डिफॉल्ट 1 ही दी होगी, क्योंकि फर्स्ट मेल चाइल्ड, ओके, ही विल हिट द टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यही पूछते हैं। आपको n प्लस एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना है। n प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 4, n प्लस एक्स इक्वल्स टू 4। तो n प्लस एक्स की वैल्यू 4 है, तो x में से 4 में से 1 की वैल्यू माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की, तो p ऑफ x इक्वल्स टू q रेज टू x मल्टीप्लाई बाय p, ओके। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो p ब्रैकेट के अंदर x की वैल्यू 3 इक्वल्स टू q रेज टू x, ओके। तो q की वैल्यू 1/2 है, रेज टू x की वैल्यू क्या है 3, मल्टीप्लाई बाय p की वैल्यू, ठीक है। तो p की वैल्यू भी 1/2 है, ओके। मैं थोड़ी स्पेस पहले ही बना लूं, क्योंकि यहाँ पे मीन और वेरिएंस भी फाइंड करने को बोला हुआ है, तो थोड़ी जरूरत पड़ेगी। ओके, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, अपॉन में 2 का क्यूब होता है 8, मल्टीप्लाई बाय ये जो 1/2 है ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमारी p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई, p ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/16, ठीक है। ये हमारी p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। अब क्योंकि क्वेश्चन आपको पॉइंट में नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, इसीलिए आप आंसर भी फ्रैक्शन में ही लिखोगे। तो ये हमारी p ऑफ 3 की वैल्यू आ गई 1/16। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस भी फाइंड करने को बोल रहे हैं। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस की फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो मीन इक्वल्स टू, इसमें सिंपल होती है मीन की फॉर्मूला q अपॉन p, एंड वेरिएंस नीचे लिख लेता हूं मैं, ओके। वेरिएंस इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन p, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है इसमें। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मीन इक्वल्स टू q अपॉन p, ओके, q डिवाइड बाय p। तो q की वैल्यू है 1/2 डिवाइड बाय p की वैल्यू है 1/2, ओके। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मीन इक्वल्स टू, मैंने अपॉन में नहीं लिखा, आपको पता है क्यों। इसके बाद 1/2 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 1/2 का हो जाएगा 2/1। इसके बाद मीन इक्वल्स टू, आपका आंसर आएगा 2 और 2 कट हो जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 1। ये मीन की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद वेरिएंस इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन p, ठीक है। q स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ओके। तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइड बाय p मतलब 1/2। वेरिएंस इक्वल्स टू 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा,
डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड 1/2 का हो जाएगा 2/1। इसके बाद यहाँ पे कटाम कुटी होगी और हमारा वेरियांस का आंसर आ जाएगा 2/4। 2/4 का मतलब होता है 1/2। वेरियांस का आंसर 1/2 नहीं आ सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे मेरी मिस्टेक हुई तो मेरे को पता चल गया। रूल्स हैं, वही रूल्स याद हो तो उतना अच्छा, क्योंकि मेरे को रूल पता है कि भाई वेरियांस का आंसर कभी भी मीन से छोटा तो नहीं आ सकता, वेरियांस का आंसर हमेशा मीन से तो बड़ा ही होता है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये मिटा देता हूँ मैं, स्टेप्स वगैरह सब कुछ मेरी मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा ये रही, मैंने ऊपर स्क्वायर लगाया है, क्यू में स्क्वायर लगाया है, पी में स्क्वायर आता है, ठीक है, ये मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने फॉर्मूला गलत लिखी थी। Q/P² आता है, मैंने Q²/P लिखा था जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो स्टेप्स चेंज होंगे अभी। तो Q मतलब 1/2 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर होगा, ठीक है, P का स्क्वायर होगा, Q का नहीं। यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई थी, मैं इसको सुधार देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे 1/2 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 हो जाएगा। इसके बाद इसको मैं थोड़ा नीचे एक स्टेप यहाँ पे और लिखना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो वेरियांस इक्वल्स टू 1/2 डिवाइड बाय 1/4, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा ये, तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। अब यहाँ पे कटम कुटी होगी तो आपका वेरियांस का आंसर आएगा 2, ठीक है। नीचे 2 है, ऊपर 4 है, तो 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वेरियांस का आंसर क्या आएगा 2। तो यही फायदा होता है, ओके, आपको अच्छी तरह से रूल्स वगैरह याद हो तो। अगर आप कभी फटाफट जल्दी जल्दी में गलती भी कर दो तो आपका दिमाग आपको वार्निंग दे देगा कि भाई यहाँ पे आपने गलती की है, क्योंकि वेरियांस का आंसर तो कभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। वेरियांस का आंसर हमेशा बड़ा होना चाहिए मीन से। अब मैं स्क्रॉल कर देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैं फटाफट स्क्रॉल करूंगा, पॉज कर करते लिखते जाना। ये एग्जाम्पल 10 है, ठीक है। ये मेन यही होता है भाई, ये जिसको पता चल गया वो कैलकुलेशन कर लेगा, ठीक है। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन है, इतनी छोटी होती है, इसमें इजी है ये, एक इसीलिए एक ही लेक्चर में कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मीन की कैलकुलेशन एंड वेरियांस की कैलकुलेशन, पॉज करके लिखते जाना। अब एक लास्ट सम मेरे को करवाना है, एग्जाम्पल 9 मेरे को करवाना है, एंड वो मैं इसी लेक्चर में कराऊंगा। तो मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये चैप्टर कंप्लीट, इसमें बस एक छोटा सा सम मेरे को करवाना रहेगा मेरा। अच्छा चलो ठीक है, मतलब वो सम भी अभी करवाना है एंड ये एक और सम करवाना है, ठीक है। चलो फिलहाल मेरे को मतलब एक लेक्चर और स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो फिलहाल मैं ये लेक्चर यहाँ पे एंड कर देता हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल 9 जो कि अलग है, एंड क्वेश्चन नंबर 24 जो कि जिसमें फॉर्मूलाज जो है वो अप्लाई करके सम जो है वो सॉल्व करना है। तो ये दो क्वेश्चंस में मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे 15 से 20 मिनट इसमें जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें मेरे को थोड़ा डिटेल में जाके मैं हमेशा समझाता हूँ, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल 5 में भी समझाया। एंड एक और सम ऑब्वियसली एक क्वेश्चन नंबर 24 तो बाकी है ही, तो यहाँ पे इसको रहने देते हैं फिलहाल। अगले लेक्चर में मेरे को 15 मिनट लगेंगे, शायद मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स लगेंगे मेरे को ये दोनों सम्स कराने में, एंड उसके बाद ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।